दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक हिमांशु। आज आपके एग्जाम से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम बहुत ही रोचक तरीके से संक्षेप में रिवाइज करेंगे, जिससे कि आपका सारा कंसेप्ट तो क्लियर हो ही जाए, एग्जाम में सारे क्वेश्चंस भी बन जाएं। और दोस्तों मेरी बात आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है ना, इसको पढ़ने के बाद आपको अपने देश पर और प्राउड होगा और आपको लगेगा कि हाँ, अपने देश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज आप जाने हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग इसे पहले से भी पढ़े होंगे, लेकिन आइए मिलकर हम लोग इसे रिवाइज करते हैं और कोशिश करते हैं कि एग्जाम के लिए इस कुछ मिनटों को अपने लिए बहुत ही सार्थक बनाएं। भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण राष्ट्र, जिसने सैकड़ों सालों तक विदेशी शासकों के अधीन संघर्ष किया, लेकिन आखिरकार एक दिन आया जब भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। दोस्तों यह स्वतंत्रता कोई आसान उपलब्धि नहीं थी, इसके लिए एक लंबा संघर्ष हुआ, त्याग हुआ, बलिदान हुआ। I do not know how many of us who are going to participate in the coming battles will survive to see India free. Gandhi said, "Here is a dictum for the non-violent soldier of freedom. Do or die." और तो चलिए इस पूरे संघर्ष की कहानी, इस पूरे यात्रा को समझते हैं, जो भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता दिलाने तक कैसे पहुंची। इस रोचक कहानी को जानते हैं। सबसे पहले इसका भाग 1, जब ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ पहले संघर्ष की नींव 1857 से 1870 के बीच रखी गई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 1857 के सशस्त्र विद्रोह से होती है, जिसे सिपाही विद्रोह या 1857 की क्रांति के नाम से भी आप जानते हैं। यह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ पहली प्रमुख प्रतिक्रिया थी दोस्तों, जिसमें भारतीय सैनिकों और आम नागरिकों ने एकजुट होकर ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह किया था। हालांकि यह विद्रोह असफल हो गया और ब्रिटिश ने इसे क्रूरता से दबा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी यह विद्रोह भारतीयों के दिलों में एक बीज जरूर बो गया कि स्वतंत्रता केवल आंदोलन और संघर्ष से ही मिल सकती है। यह बात सबके समझ में आ गई। तो 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश ने नष्ट तो कर दिया, लेकिन इसके बाद भारत में असंतोष और असहमति, इन सब चीजों का एक नया दौर शुरू हो गया। 1858 में ब्रिटिश ने क्या किया कि भारतीय उपमहाद्वीप का जो प्रशासन है वो सीधे तौर पर अपने हाथ में ले लिया और भारत में अपने साम्राज्य की जो स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, उसको बढ़ावा दिया। लेकिन अब तक भारतीयों में एक जागरूकता और असंतोष का इजाफा हो चुका था। अब आता है इसका भाग 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन और भारतीय राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन 1885 से 1905। दोस्तों जब हम 1885 की ओर बढ़ते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव उस समय पर रखी गई। कांग्रेस का गठन भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देने के लिए किया गया। इसके मुख्य संस्थापक में दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता और बिपिन चंद्र पाल जैसे महान नेता थे। कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि भारतीयों के राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा करना और ब्रिटिश सरकार से भारत के मामलों में अधिक प्रभावी हिस्सेदारी, मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा हमारी हिस्सेदारी हो, उसकी मांग करना। इस समय के दौरान भारतीय समाज में दो विचारधाराएं उभरी, दो तरह के माइंडसेट हुए। एक जो ब्रिटिश के सहयोग में थी, मध्यम पंथी या मॉडरेट्स उसको आप कह सकते हैं, और दूसरा जो उनके खिलाफ थी, मतलब सशक्त विद्रोह या सशक्त विरोध कर रही थी, एक्सट्रीमिस्ट। तो कांग्रेस के लिए 1905 का साल बहुत महत्वपूर्ण हुआ दोस्तों। लॉर्ड कर्जन नाम है, उन्होंने बंगाल का विभाजन किया, इस पर भी प्रश्न आता है, जिसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों को, जो मतभेद थे, उसको बढ़ावा देना था। सोचिए कैसे जाति को लेकर लड़ाया जा रहा था। इसके खिलाफ पूरे भारत में विद्रोह हुआ और इस विभाजन ने एकजुट भारतीय को स्वदेशी आंदोलन की दिशा में प्रेरित किया।
जिसने ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करने का आह्वान कर दिया। और ये जो आंदोलन था, ये राष्ट्रीय भावना का एक बहुत बड़ा प्रतीक उस समय पर बन गया और भारतीय समाज के अलग अलग वर्ग ने इसमें सक्रिय भूमिका ली। क्योंकि देखिए, यहां पर राष्ट्र को बांटने की बात हो रही थी, धर्म को बांटने की, धर्म के नाम पर बांटने की बात हो रही थी, तो सबने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब आता है इसका तीसरा और महत्वपूर्ण भाग, महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक नया मोड़, 1915 से 1930 के बीच का सफर। अब हम उस क्षण पर पहुंच जाते हैं जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया लीडरशिप मिला, नया नेतृत्व मिला महात्मा गांधी के रूप में। 1915 में गांधी जी ने भारत में कदम रखा और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई जान फूकी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने सत्याग्रह आंदोलन की सफलता की और उसके बाद भारत को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का आह्वान किया, जो काफी पॉपुलर हुआ, आप लोग जानते हैं। तो गांधी जी ने भारतीय किसानों के लिए चंपारण और खेड़ा आंदोलन की उस समय पर शुरुआत की और उनके नेतृत्व में गुजरात में जो मील के मजदूर थे, उन्होंने भी अहमदाबाद में आंदोलन किया और इस आंदोलन के रास्ते पर चलकर विजय प्राप्त की। हालांकि उनका हमेशा से ये रहता था कि आप सत्य और अहिंसा पर ही चलिए, आंदोलन करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सत्य और अहिंसा पर चलिए। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू कर दिया। अब इसमें क्या था कि भारतीय के जो बुनियादी अधिकार है, जो हमारे बेसिक अधिकार हैं, उसके उल्लंघन के रूप में हम लोग इसे देख रहे थे और इस एक्ट का विरोध होना ऑब्वियसली शुरू हो गया और गांधी जी ने देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत कर दी। अब इससे रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के नाम इसका दिया गया और इसके बाद गांधी जी ने उसी के जस्ट बाद नमक सत्याग्रह या नमक आंदोलन की शुरुआत की और 12 मार्च 1930, डेट याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 को उन्होंने दांडी मार्च शुरू किया और यह आंदोलन ब्रिटिश नमक कानून के खिलाफ था और भारतीयों के अधिकारों को एक खुली चुनौती थी। तो जितने भी अधिकार थे, तो ये उसके लिए खुली चुनौती बनकर आई थी। अब यही से जुड़ता है इसका भाग 4, जिसमें कि दांडी मार्च, स्वदेशी आंदोलन और जो अवज्ञा आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन है 1930 से 1942 का सफर। दांडी मार्च भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत ऐतिहासिक पल है। गांधी जी ने 24 दिनों में 390 किलोमीटर का सफर तय किया और समुद्र तट पर पहुंच के ब्रिटिश नमक कानून का उल्लंघन किया और इस सत्याग्रह ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बहुत बड़ी लहर को जन्म दिया। इस समय में स्वदेशी आंदोलन भी अपने चरम पर था, जहां जो भारतीय थे उन्होंने विदेशी वस्त्रों का भी बहिष्कार किया, है ना, और स्वदेशी उत्पाद को अपनाया। जो हमारी खादी है उसको बढ़ावा मिला उस समय पर। और गांधी जी के नेतृत्व में भारतीयों ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और ब्रिटिश साम्राज्य के जितने भी अवैध आदेश थे जो हमारे हित में नहीं थे, इंडियंस के हित में नहीं थे, उन सब का उल्लंघन किया। अब आता है सबसे निर्णायक समय, क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 1947 का यह सफर द्वितीय विश्व युद्ध और भारत का विभाजन का समय था। अब उस समय हम निर्णायक क्षण की तरफ बढ़ते हैं जब महात्मा गांधी ने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कर दी। गांधी जी ने ब्रिटिशों से कहा कि भैया भारत छोड़ो तुम, और यह आंदोलन हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा और निर्णायक आंदोलन साबित हुआ। दोस्तों, गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया। Here is a dictum for the non-violent soldier of freedom. Do or die. जिसमें भारतवासियों के बीच एक राष्ट्रीय एकता की लहर दौड़ गई कि भाई संघर्ष करना है या मरना है, जीतना है। अब देखिए इससे हम लोग कितना सीख सकते हैं। यह आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य को एकदम झकझोरने वाला था दोस्तों। इसके बावजूद ब्रिटिश साम्राज्य के लिए भारत को छोड़ना आसान नहीं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार वैसे बहुत कमजोर हो चुका था, इसमें कोई दो मत नहीं। और भारत में जो बढ़ती असंतोष थी ये लगातार चली रही थी शुरू से अभी तक। तो इन सब ने स्वतंत्रता की मांग को और पुश किया, एक्सेलरेट किया, तीव्र कर दिया।
तो आखिरकार 15 अगस्त 1947 को जो है भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। Long years ago, we made a Christmas with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. लेकिन यह स्वतंत्रता विभाजन के साथ आई और भारत और पाकिस्तान दो देशों में विभाजित हो गए और यह विभाजन लाखों लोगों के जीवन में दर्द और संघर्ष लेकर आया। तो दोस्तों, इस यात्रा में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है केवल ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ नहीं था, समझने की बात है, बल्कि यह भारत के समाज के हर वर्ग के अधिकारों की यह लड़ाई थी। और यह जो आंदोलन है हमारा, इसमें अहिंसा, सत्य, एकजुटता यह हमेशा प्रभावी रहा। तो यहां पर हमें यह भी समझना चाहिए कि यह संघर्ष सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रक्रिया नहीं थी, राजनीतिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि एक सांस्कृतिक सामाजिक पुनर्निर्माण भी था, रिकंस्ट्रक्शन था, जो भारत को एक नया रूप और नया दिशा देने का कार्य कर रहा था। तो ऐसे जो ऐतिहासिक चीजें हैं, इसको समझने के बाद एक ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता कि क्या हम अपने देश के लिए उतना ही योगदान आज दे रहे हैं जितना हमारे पूर्वजों ने किया था? तो आजादी की जो कीमत उन्होंने चुकाई, क्या हम उसका सच में सम्मान कर रहे हैं? ये एक प्रश्न है जिस पर हम सब लोगों को पुनर्विचार करना चाहिए और इस इंडियन नेशनल मूवमेंट से प्रैक्टिकली भी चीजों को समझना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ, बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। आगे भी आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।